हेलो एवरीवन, यथार्थ हॉस्पिटल के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड लास्टली मैं इस कंपनी का यहाँ पे एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस हॉस्पिटल कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY27 के अंदर हम लोग अराउंड अराउंड 35 से 40% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं। सेकंडली बात करूं EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का कहना था कि FY26 के अंदर हमारा EBITDA मार्जिन लगभग 24% के आसपास में था। तो मैनेजमेंट का टारगेट था कि FY27 के अंदर वी आर टारगेटिंग लगभग 24 से 25% के आसपास का EBITDA मार्जिन। एंड साथ में भी बात करूं एयरपोर्ट के नंबर के पर्सपेक्टिव से, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड के नंबर के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का कहना था कि हमारा एयरपोर्ट का जो ग्रोथ का टारगेट है लगभग 8 से 10% के आसपास में। एंड लास्टली बात करूं बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो FY26 कंप्लीट होने के बाद में इनका जो टोटल बेड कैपेसिटी था लगभग 2550 बेड के आसपास में। एंड मैनेजमेंट का टारगेट था कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर हम लोग हमारी बेड कैपेसिटी को 5000 बेड के आसपास तक ले जाने का टारगेट कर रहे हैं। तो ये हमने बात करी लाइक मैनेजमेंट के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से। अब एक बार देखते हैं कि क्वार्टर वन के अंदर एक्चुअल डिलीवरी किस तरह की हुई है, एंड साथ में उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे गिवन गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी के बारे में। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूं, ताकि हम लोग अच्छे से यहाँ पे एक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकें, राइट। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लाइक हाइलाइटेड नंबर के बारे में। तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ किया है वाई ऑन वाई, यहाँ पे 51% से रेवेन्यू ग्रो किया है, 392 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 15% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हुआ है। बात करूं EBITDA के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो 39% से ग्रोथ देखने को मिली है। और जो इनका EBITDA मार्जिन है वो 23.30% के आसपास देखने को मिल रहा है। क्वार्टर फोर के अंदर इनका EBITDA मार्जिन 23.40% के आसपास में था। इस पर इनका EBITDA मार्जिन थोड़ा क्यू ऑन क्यू बेसिस पे डिक्लाइन किया है। मतलब जो इनका गाइडेंस था ना 24 से 25% के आसपास का, उसको तो अचीव नहीं किया क्वार्टर वन के अंदर। इनका कहना है कि हमारा जो एडजस्टेड EBITDA है, हमारे जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं, उनको यदि मतलब केवल उन्हीं का यदि आप EBITDA मार्जिन देखना चाहो तो 28% के आसपास में है। एंड साथ में प्रॉफिट इनका 45 करोड़ रुपीस का आया है। लास्ट ईयर क्वार्टर वन के अंदर आपका प्रॉफिट था 42 करोड़ रुपए का, तो वाई एन वाई 8% के आसपास का पैट का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट क्वार्टर के अंदर भी आपका प्रॉफिट 45 करोड़ रुपीस के आसपास गया था। तो आपका क्यूएनक्यू बेसिस पे यहाँ पे कोई भी पैट के अंदर ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ा है। इसको हम लोग एक बार इनका जो पीएनएल स्टेटमेंट डिटेल में चेक करेंगे ना, वहां पे मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। इनका जो करंटली टोटल बेड कैपेसिटी है 2800 बेड्स इन लोगों ने बताया है, बट इसके अंदर जो गुरुग्राम वाला जो हॉस्पिटल इन लोगों ने एक्वायर किया है, लाइक 100 करोड़ रुपीस अपफ्रंटली इन लोगों ने पे कर दिए थे वो 250 बेड्स के लिए। तो आई थिंक इनका जो एक्चुअल में बेड जो करंटली है हॉस्पिटल में लगे हुए 2550 बेड के आसपास में ही है। करंटली जो ऑक्यूपेंसी रेट है 68% के आसपास में है। एंड जो करंटली एयरपोर्ट का नंबर है वो यहाँ पे 34,758 रुपए का है। 7% का वाई यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे यहाँ पे 3.73 डेज के आसपास दिखाई पड़ रही है। ये तो हमने एक यहाँ पे हाइलाइटेड नंबर की बात करी है। अब एक बार थोड़ा इनके बाकी के जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं, एंड साथ में जो उनके 3 नए हॉस्पिटल FY26 में जो लाइव हुए थे ना, एक दिल्ली के मॉडल टाउन में, एक फरीदाबाद सेक्टर 20 के अंदर, एंड आपका एक आगरा का शांतिवेद हॉस्पिटल इन लोगों ने एक्वायर किया था, फरवरी में स्टार्ट किया था। उन तीनों को एक बार चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी कि हमारे जो भी नए हॉस्पिटल हैं, मतलब जो उनके पुराने 3-4 हॉस्पिटल उनके अलावा, उन सारे हॉस्पिटल मिला के यहाँ पे 27% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया टोटल मिक्स के अंदर, टोटल रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टर फोर में 22% के आसपास में था। इनका कहना है कि फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल हमारा ब्रेक इवन हो गया 9 महीने के अंदर। तो न्यू दिल्ली का मॉडल टाउन का हॉस्पिटल, उसका एयरपोर्ट का नंबर 50,000 रुपए के आसपास में है। और जो आगरा वाला हॉस्पिटल है शांतिवेद हॉस्पिटल, उसका EBITDA मार्जिन 20% से ऊपर है। और सबसे अच्छी बात, इन लोगों ने यहाँ पे ESOP स्कीम के थ्रू काफी सारे ESOP ग्रांट किए अपने एम्प्लॉइज को, लाइक मोटिवेट रखने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड बाकी का एक बार इनका आगे का पैरामीटर के बारे में और देख लेते हैं। रेवेन्यू की ग्रोथ की बात कर ली, EBITDA ग्रोथ की बात कर ली है, EBITDA एडजस्टेड EBITDA मार्जिन की बात कर ली हमने, पैट के नंबर की बात कर ली है। लेट मी चेक कुछ और एक्स्ट्रा नंबर है। हाँ, बेड कैपेसिटी वर्सेस ऑक्यूपेंसी रेट की बात करते हैं। तो यार इनका जो अभी करंटली ऑपरेशनलाइज बेड है ना, वो 1820 बेड्स हैं। मतलब 2550 बेड जो टोटल है उसमें से 1820 बेड इनके अभी ऑपरेशनलाइज है। मतलब बाकी के लगभग 740 735 बेड्स ऐसे हैं जो अभी ऑपरेशनलाइज होना बाकी है। जो एग्जिस्टिंग बेड कैपेसिटी है उसी की बात कर रहा हूं मैं। इसमें गुड़गांव वाला हॉस्पिटल भी आपका एक्सक्लूडेड है, उसको इंक्लूडेड नहीं है। और जो आपका एएलओस का नंबर है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, वो यहाँ पे लगभग 4.2 डेज तक क्वार्टर फोर के अंदर, अभी रिड्यूस होकर 3.7 डेज के आसपास आ गया है। यहाँ पे अच्छे खासा ग्रोथ दिखाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आई थिंक अच्छे खासे इनके पैरामीटर इंप्रूव हुए हैं। बात कर लो इनके आईपीडी ओपीडी वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से, तो इनका ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पे लगभग वाई ऑन वाई आई थिंक 36% के आसपास ग्रोथ किया। 124 इनका वॉल्यूम था, पेशेंट्स के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे बढ़ के 169 हो गया है, राइट। और रेवेन्यू ठीक है, इनका ब्रेकअप है, ऐसे रेवेन्यू की उतनी बात नहीं करेंगे अपन।
आईपीडी ओपीडी के पर्सपेक्टिव से और अच्छे खासी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रही है, बट ओवरऑल ग्रोथ तो हमने देख ली ना 52% के आसपास में है। अब ये हॉस्पिटल जो नए हॉस्पिटल आए उनके एक बार थोड़े नंबर देख लेते हैं। जो इनका फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल है वो यहाँ पे लाइक अभी करंटली मंथली 12-13 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू के रेट पे चल रहा है और उसका लेटेस्ट जो एयरपोर्ट का नंबर है 40,000 रुपीस के आसपास में है। पूरे ग्रुप हॉस्पिटल का कितना है, लगभग 35,000 रुपए के आसपास में। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो आपका एयरपोर्ट का नंबर बढ़ाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एयरपोर्ट का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। बिजनेस मिक्स और यहाँ पे 90% इनका कैश और टीपीए से बिलोंग करता है, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 10% के आसपास में है। और जो करंटली रेवेन्यू आया क्वार्टर वन के अंदर 33 करोड़ रुपए के आसपास का आया है। 9% यहाँ पे सही शेयर यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया इस वाले हॉस्पिटल ने। करंटली मंथली रेवेन्यू 12-13 करोड़ रुपए के आसपास का है, मतलब जो एफआई 27 का सेकंड क्वार्टर आएगा उसके अंदर में भी इसका रेवेन्यू आए 35 से 40 करोड़ रुपए के आसपास में। एबिटा ब्रेक इवन ऑलरेडी हो गया है। अब बात करता हूँ लाइक दिल्ली के मॉडल टाउन हॉस्पिटल के बारे में। ये भी टोटल रेवेन्यू 19 करोड़ रुपए का आया है, 5% टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया है। लेटेस्ट मंथली रन रेट चल रहा है 8 करोड़ रुपए का। तो मे बी अगले क्वार्टर के अंदर इसका रन रेट मतलब टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ सकता है लगभग वही 24-25 करोड़ रुपए के आसपास में। इसका एयरपोर्ट है आपका 50,000 के आसपास में। लाइक ये एक अच्छी बात है बिकॉज आपका दिल्ली मॉडल टाउन का एयरपोर्ट आपका 50,000 रुपए के आसपास में है। तो जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ओवरऑल ग्रुप का एयरपोर्ट का नंबर यहाँ पे ग्रो करेगा। और 300 बेड का हॉस्पिटल है। इनका टारगेट है कि H2 के अंदर ब्रेक इवन हो जाएगा एंड साथ में यहाँ पे भी 90% से ज्यादा इनका कैश और टीपीए से बिलोंग करने वाले पेशेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट प्रोफाइल वाले पेशेंट नहीं होते हैं। ये अच्छी बात है बिजनेस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ये इनका शांतिवत हॉस्पिटल आगरा वाला, इसका भी ब्रेक इन लोगों ने अपना डेटा दिया है। 24 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया क्वार्टर वन के अंदर, 6% का शेयर है। लेटेस्ट मंथ से रन रेट चला 910 करोड़ रुपए के आसपास का, तो मैं भी 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकता है क्वार्टर टू के अंदर। इसका करंटली जो एयरपोर्ट का नंबर है लगभग 30,000 रुपए के आसपास में है और EBITDA मार्जिन 20% के ऊपर है। बेड कैपेसिटी 250 बेड के आसपास में है और यहाँ पे आपका गवर्नमेंट पेशेंट्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा डेफिनेटली, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे परसेंटेज के अंदर मेंशन होता राइट। ये इनका नया वाला अपकमिंग हॉस्पिटल है गुड़गांव वाला, जो क्वार्टर वन FY 28 में लाइव करेंगे। इस पे टोटल खर्चा 200 करोड़ के आसपास पड़ने वाला है। 100 करोड़ रुपए तो इन लोगों ने बिल्डिंग एक्वायर करी है लाइक लैंड के साथ में और 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा आपका फर्दर मेडिकल इक्विपमेंट्स के आसपास। 250 बेड का हॉस्पिटल है और एयरपोर्ट यहाँ पे ऑब्वियसली गुड़गांव में तो आपको भी पता है लाइक हाई इनकम सोसाइटीज हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एयरपोर्ट का नंबर तो आपका लाइक 50-60 हजार रुपए के आसपास भी जा सकता है बिकॉज मेदांता के अंदर तो आपका एयरपोर्ट का नंबर लाइक यू कैन से 65-70 हजार रुपए के आसपास में है। मैक्स हॉस्पिटल उसका भी लगभग 70 हजार रुपए के आसपास से ऊपर ही है। तो ये वाला इनका एयरपोर्ट अक्रेटिव वाला हॉस्पिटल होगा, अच्छा खासा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा। अब बात करते हैं लाइक इनका एक इन लोगों ने अपना नेटवर्क के अकॉर्डिंग लाइक रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करी है। तो इनका पुराने टाइम पे लाइक जो रेवेन्यू आता था वो FY 23 में उन हॉस्पिटल करंटली लगभग 73% कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी के नए वाले हॉस्पिटल यहाँ पे 27% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो FY 23 में करते थे ना उसके कंपैरिजन में। तो एक अच्छी बात है कि नए वाले हॉस्पिटल से आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यूं से इंक्रीज हो रहा है और जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका एयरपोर्ट का नंबर बढ़ेगा बिकॉज फरीदाबाद और आपका दिल्ली का हॉस्पिटल उनका एयरपोर्ट का नंबर ज्यादा है ग्रुप के कंपैरिजन में राइट। अब बाकी कुछ और ऑपरेशनल पैरामीटर उनको भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यस, ये वाला मैं स्लाइड आपको समझाने वाला था कि यार 50% से रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी आपका क्यूएनक्यू बेसिस पे और वाईयूएन बेसिस पे पैट में ग्रोथ उतनी क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। मैंने क्वार्टर 4 का रिजल्ट का जो कॉन्कॉल हुआ था ना उस कॉन्कॉल के अंदर क्लियरली आपको बताया था कि यार क्वार्टर 1 के अंदर आप ऐसे कोई पैट की इतनी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट मत करना। इनका मे बी क्वार्टर 1 के अंदर पैट का ग्रोथ हल्का फुल्का आएगा, क्वार्टर 2 में और ग्रो करेगा, क्वार्टर 3 में और ग्रो करेगा और मे बी क्वार्टर 4 के अंदर इनका पैट का ग्रोथ रेट रेवेन्यू के ग्रोथ रेट के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका रीजन है बिकॉज इनका जो नए हॉस्पिटल आए हैं उससे इनका जो डिप्रिसिएशन का कॉस्ट है ना वो बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो इनका डिप्रिसिएशन का कॉस्ट लास्ट वाले क्वार्टर से 30 करोड़ रुपए आना स्टार्ट हो गया था, अभी लगभग 28 करोड़ रुपए मतलब वही सिमिलर 28-30 करोड़ रुपए आसपास का डिप्रिसिएशन का कॉस्ट है। साथ में जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बढ़ गई है। क्वार्टर 4 में आपका फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास का था, अभी 6.6 करोड़ रुपए के आसपास का है। इनका डेट आई थिंक 265 करोड़ रुपए के आसपास का था, मैं भी बढ़ के लगभग वही 300 करोड़ रुपए के आसपास का हो गया होगा बिकॉज आपका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया है। अदर इनकम आपका कम हो गया तो आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला पार्ट था वो भी कम हो गया होगा। लगभग 250 करोड़ रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, घटके में भी 200 करोड़ रुपए के आसपास आ गया होगा। एंड बाकी टैक्स में उन्होंने 25% के आसपास भरा है, तो इनका जो पैट ग्रोथ है लगभग 8% के आसपास का है और क्यूएनक्यू बेसिस पे तो आपका पैट में कोई इतना ग्रोथ आया ही नहीं है। आई थिंक आप रीजन समझ गए होंगे कि यार यहाँ पे क्या दिक्कत आई है। साथ में जो आपके इबिटा मार्जिन थे वो यहाँ पे क्यूएनक्यू बेसिस पे लाइक 5-7 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन करे हैं, तो ये भी मेरे को थोड़ा नेगेटिव लगा बिकॉज इनका जो इबिटा मार्जिन की जो गाइडेंस थी 24 से 25% के आसपास में थी। मे बी ये लोग क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर इबिटा मार्जिन हो सकता है 24% 25% अचीव कर लें, बट अभी तो लाइक डिक्लाइन हुआ है क्यूएनक्यू बेसिस पे। ये थोड़ा मेरे को कंसर्निंग लगा कि यार ये कंसर्निंग नहीं होना चाहिए बिकॉज ये आपका रेवेन्यू का ग्रोथ रेट लाइक आपका बहुत अच्छे तरह से डिलीवर हुआ है ना, तो फिर डेफिनेटली मतलब यार 52% का रेवेन्यू ग्रोथ रेट है तो फिर आपका इबिटा मार्जिन में भी बढ़ना चाहिए। मतलब आपका तो अच्छा खासा वॉल्यूम आया है ना, तो वॉल्यूम को
आपके काफ़ी सारे खर्चे तो फिक्स होंगे। तो यदि आपका वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा है, रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा है, तो आपका एबिटा मार्जिन बढ़ना चाहिए था मतलब अच्छे से। बिकॉज़ आपका क्यू-ऑन-क्यू लेवल पे भी आपका यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर लगभग 11.5% की रेवेन्यू ग्रोथ रेट है। ये थोड़ा कंसर्निंग लगा मेरे को। एक बार देखते हैं कॉन-कॉल के अंदर मैनेजमेंट इस पे क्या कमेंटरी देती है। मे बी एबिटा मार्जिन का गाइडेंस क्या पता थोड़ा रिवाइज़ कर दे डाउनवर्ड साइड में, वो भी एक बार देखना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा मेरे को गोलमोल दिखाई पड़ रहा है एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से। बाकी तो जो मेजरली फोकस आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट का, तो वो वाला हमने आपको समझा ही दिया है। ये इनका लाइक क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन है। लाइक ठीक है, टोटल 9 हॉस्पिटल हैं। ऑल्दो हमने वैसे डिस्कस कर लिया है, तो एज़ सच इस स्लाइड को उतना देखने की वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टली एक स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे इनका गाइडेंस है। यस, ये बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से गाइडेंस है। तो इनका कहना है कि गुरुग्राम वाला हॉस्पिटल हमारा एफआई 28 के फर्स्ट क्वार्टर में लाइव होगा, और जो हमारा नेक्स्ट एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, लाइक जो इनका नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो हॉस्पिटल है, उन्हीं के अंदर एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन टारगेट कर रहे हैं 450 बेड्स का। नेक्स्ट 24 मंथ्स के अंदर वो ऐड होगा। तो इस तरह से लोग नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर 5000 बेड्स पे जाना चाहते हैं। और करंटली बेड कैपेसिटी आपको पता ही 25 से 55 के आसपास में है इनकी। ये एक स्लाइड मेरे को देखने पे लगी यार, ये थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब क्योंकि यार इनका देखो ना, अभी ऑपरेशनल बेड्स कितने 1820 है, टोटल बेड कैपेसिटी कितनी है 2555 के आसपास में है। तो करंटली 750 बेड्स को आप ऑपरेशनलाइज करोगे ना, तो भी आपका नंबर ऑफ बेड ऑपरेशनल इंक्रीजमेंट कितना होगा, लगभग आपका हो जाएगा आई थिंक 1800। यदि 700 करोगे तो आप कितना जाएगा, लगभग 35 टू 40% के आसपास में। तो मेरा पॉइंट है कि पहले इन बेड को एटलीस्ट ऑपरेशनलाइज कर दो, फिर आप हैवी एक्सपेंशन में चले जाना। मतलब अदरवाइज फिर आपका बड़ा डेट बढ़ेगा, फिर आपकी हैवी इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, हैवी डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो आपका हो सकता है टॉप लाइन ग्रो कर जाए, बट आपका बॉटम लाइन ग्रोथ के अंदर थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ेगी। तो इन लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल वाइज ऑपरेशनल लाइक आपका ऑक्यूपेंसी का डेटा यहाँ पे दिखाया है। बट ठीक है, अब देखो काफी सारे बेड्स यहाँ पे लाइक अभी ऑपरेशनलाइज नहीं है, तो इनको ऑपरेशनलाइज करना चाहिए यार। मतलब उसके बाद आप हैवी एक्सपेंशन में चले जाओ। एटलीस्ट आपके पास घर में जो एग्जिस्टिंग बेड पड़े हैं खाली, उनको तो पहले भर दो। तो ठीक है, जो 68% की ऑपरेशनल ऑक्यूपेंसी है, वो आपकी ऑपरेशनल बेड्स पे है, 2550 बेड्स पे नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं इनके लाइक सुपर स्पेशलिटी वाले कंट्रीब्यूशन की। तो आज से लगभग 4-5 साल पहले इनका इंटरनल मेडिसिन 56% कंट्रीब्यूट करता था, अभी घट के कितना हो गया, 16% के आसपास में हो गया। एफआई 26 में 19% के आसपास में था। और जो बाकी की सुपर स्पेशलिटीज आपकी, भले ही आप कह दो न्यूरो साइंसेज कर दो, नेफ्रोलॉजी कर दो, ऑन्कोलॉजी बोल दो, कार्डियोलॉजी बोल दो, और आपका जो ऑर्थोपेडिक है उनका अभी, और गैस्ट्रोलॉजी, इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। और इसी से आपका एआरपॉप का नंबर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो करता है। तो ये चीज अच्छी हो रही है। बट हाँ, एआरपॉप की ग्रोथ तो आई है, बट यार वही एबिटा मार्जिन में वो कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ, वो एक कंसर्निंग पॉइंट है मेरा। लाइक देखना पड़ेगा कौन कॉल के अंदर मैनेजमेंट इस पे क्या क्लैरिटी देता है। और ये इनका लाइक नेक्स्ट टारगेट है एआरपॉप को बहुत ज्यादा ग्रो कराने का। अभी लगभग इनका 35,000 रुपए के आसपास में है। इनका टारगेट तो वही है यार, नेक्स्ट अराउंड 2-3 साल के अंदर एआरपॉप को 40,000 के ऊपर लेके जाया जाए। बिकॉज़ जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल जो हम लोग देखते हैं ना, मेदांता हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हो गया, उनका एयरपोर्ट का नंबर वही 65, 70, 75,000 रुपए के आसपास में है। तो इनके पास एक बड़ा इमेंस स्कोप है अभी आगे जाके अच्छा खासा अपना एयरपोर्ट के नंबर को ग्रो कराने का, राइट? तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्लाइड्स मैंने डिस्कस कर ली हैं। ये पुराने नंबर्स इन लोगों ने प्रेजेंट करे हैं इस वाली स्लाइड्स के अंदर, तो आई थिंक उनको हम एक बार गो थ्रू नहीं करें। तो आई थिंक ये मैंने इनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो रिजल्ट के अंदर मेरे को चीजें तो अच्छी लगी। लाइक भले ही आप कह दो रेवेन्यू ग्रोथ रेट के पर्सपेक्टिव से चीजें बहुत अच्छी लगी। एआरपॉप का आपका नंबर ग्रो किया, बहुत अच्छा लगा। आपका ऑलरेडी बेड कैपेसिटी 2500% बेड है, बट आपका ऑपरेशनल बेड तो 1820 बेड के आसपास में है। तो 700 बेड अभी आपके बाकी है ऑपरेशनलाइज करने के लिए। एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी, इनका एबिटा मार्जिन वाला पार्ट। यार आपका एबिटा मार्जिन क्यों की बेसिस पे डिक्लाइन क्यों किया है? मतलब इनका तो मतलब एबिटा मार्जिन क्यू की बेसिस पे इंप्रूवमेंट करने का अच्छा खासा गाइडेंस था ना, और इंक्रीज करके उसको 24 से 25% के आसपास तक लेके जाने का गाइडेंस था। वो यहाँ पे अचीव होता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। तो दिस इज लाइक माई वन ऑफ द मेजर कंसर्न, जो मेरे को लाइक कॉन कॉल में क्लियर करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ में। यार ऐसा क्यों हुआ, और आगे जाके क्या ये लोग अपना जो 24 से 25% का एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस है, क्या उसको घटा रहे हैं क्या, या फिर मे बी उसको मेंटेन कर रहे हैं? एक बार क्लैरिटी वो देखनी पड़ेगी। साथ में इनका आई थिंक जो गवर्नमेंट स्कीम से जो पेशेंट्स आते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था लास्ट ईयर, काफी जो इनका प्रोसीजर्स थे, सर्जरीज थी, उनका चार्जेस बढ़ाए थे। तो इनका कहना था कि टोटल रेवेन्यू के अंदर 5% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हमारा उन बढ़े हुए चार्जेस के कारण आएगा। बिकॉज हमारा टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट स्कीम से लगभग आपका आई थिंक 30 से 35% के आसपास में होता है। ऑल्दो आपका दिल्ली का मॉडल टाउन और फरीदाबाद का जो सेक्टर 20 का नया हॉस्पिटल है, उसके अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पे 90% टीपी और कैश वाले पेशेंट है। बट ऑल्दो इनके ग्रुप लेवल पे है, बाकी के दूसरे हॉस्पिटल को मिला के, चाहे झांसी और अच्छा वाला हो, या फिर आगरा वाला हॉस्पिटल, या फिर इनके ग्रेटर नोएडा नोएडा वाले हॉस्पिटल हो, उनके पर्सपेक्टिव से देख लो, तो मे बी वो एक बार देखना पड़ेगा। लाइक आपका जो अच्छे से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आया है गवर्नमेंट स्कीम से, तो आपके एबिटा मार्जिन बढ़ने चाहिए। आपकी ऑक्यूपेंसी 68% पे गई, ऑक्यूपेंसी भी आपकी बढ़ी है, तो भी आपके एबिटा मार्जिन इंक्रीज होने चाहिए। मतलब
आपका एआरपीओ का नंबर बढ़ा, आपका रेवेन्यू का ग्रोथ का नंबर बढ़ा, आपका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर बढ़ा, आपको गवर्नमेंट वाली स्कीम से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिला और तो हाँ, मतलब और आपका जो सुपर स्पेशलिटी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आपका ऑब्वियसली सपोर्ट करना चाहिए एबिटा मार्जिन को इंप्रूव करने के पर्सपेक्टिव से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। वहाँ पे हल्का-फुल्का डिक्लाइन है 5 टू 7 बेसिस पॉइंट का, बट जेन्युइनली बताऊँ मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि यार मे बी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 तक मतलब यदि इनका जैसे रेवेन्यू अच्छे खासा जंप करेगा, वॉल्यूम ग्रोथ के कारण, न्यू हॉस्पिटल ऐड होने के कारण, तो मे बी इनका जो एबिटा मार्जिन होगा ना, वो अच्छे खासा मे बी इनका 24% के आसपास की रेंज में फॉल कर सकता है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर। और मे बी आगे जाके क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 का एग्जिट टाइम पे मे बी 24.5% के आसपास ये लोग पहुँच सकते हैं। बट ये थोड़ा मेरे को कंसर्निंग पॉइंट लगा। एक बार क्लियर कर लेंगे कॉन कॉल वाले पार्ट से। बट हाँ, एक रीज़न ये भी हो सकता है इनका जो आगरा का शांतिवेद हॉस्पिटल है, वहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट मतलब उनका रेवेन्यू भी कंट्रीब्यूट हुआ है, तो उनका एबिटा मार्जिन 20% के ऊपर ही गया है। पहले तो उनका कम था, 16-17% के आसपास में था, तो वहाँ पे भी इनका एबिटा मार्जिन ग्रो किया है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो अगेन वही क्वेरी आती है, आपका एबिटा मार्जिन क्यों गिरा? मतलब ऐसा कौन-सा मेट्रिक हिला है जिसकी वजह से आपका एबिटा मार्जिन गिरा है? बिकॉज़ बाकी फैक्टर तो आपको कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं ना, आपकी चीज़ों को ग्रो कराने के पर्सपेक्टिव से। भले वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर लो, रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर लो, गवर्नमेंट का जो सर्जरी का चार्जेस की ग्रोथ की बात कर लो, सुपर स्पेशलिटी कंट्रीब्यूशन की बात कर लो, एआरपीओ के नंबर की बात कर लो, सारे पर्सपेक्टिव से, राइट? तो ठीक है, एक बार देखते हैं कॉन कॉल मैनेजर इस वाले कंसर्न पॉइंट पे क्या बोलता है। तो ये अपने लाइक रिजल्ट को डिस्कस करने की कोशिश करी, बट ओवरऑल द रिजल्ट यदि मैं धंधे की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बोलूं, रिजल्ट अच्छे हैं। हाँ, भाई ठीक है, आपका पैट का ग्रोथ रेट नहीं आया, 8% का ही आया है। क्यों की बेसिस आपका पैट फ्लैटिस है। रीजन वही है, आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये वाला कंसर्न देखने को मिल रहा है। जो मैंने क्वार्टर 4 का रिजल्ट का जो कॉन कॉल हुआ था, उस कॉन कॉल को मैंने डिटेल में एनालिसिस किया था, उस टाइम पे आपको क्लैरिटी दे दी थी। यार आप क्वार्टर 1 के अंदर इस कंपनी के पैट ग्रोथ के अंदर ऐसा कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखना। हाँ, क्वार्टर 1 का पैट ग्रोथ थोड़ा बहुत आएगा, क्वार्टर 2 में से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्वार्टर 3 में और थोड़ा ज्यादा आएगा, क्वार्टर 4 में इनका फुल फ्लेजेड पैट का ग्रोथ रेट आएगा इक्विवेलेंट टू रेवेन्यू ग्रोथ रेट के आसपास में। तो वो लाइक आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी वैसे पता होगा। आई थिंक ऐसा कोई नया सरप्राइज नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए कि पैट का ग्रोथ रेट क्यों नहीं आया वाई ऑन बेसिस पे एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, राइट? अब एक बार इस कंपनी को थोड़ा रिस्क एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं बोलूंगा, कंसर्न वाले पॉइंट से बोलूंगा। रिस्क तो हॉस्पिटल वाले बिजनेस में क्या ही होगा, लाइक कितना बड़ा डिमांड है और लाइक पेशेंट बनते रहते हैं, लोग बीमार होते रहते हैं, हॉस्पिटल में आएंगे, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है। फिर भी बोल सकते हैं यार इनकी नो फैसिलिटी, किसी फैसिलिटी में कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए, फायर इंसिडेंट हो जाए, कुछ आग वाग लग जाए, तो वाला काइंड ऑफ रिस्क है। तो खुदा ना खास्ता वाला रिस्क है, क्या ही कह सकते हैं, वो तो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी हो सकता है। बट मेरा यहाँ पे ऐसे कोई रिस्क वाले एंगल से कोई बड़ा रिस्क नहीं है। एक ही चीज है यार, इनका कंसर्न कंसर्न क्या है, एबिटा मार्जिन की इंप्रूवमेंट ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए, वो कंसर्न है। ऐसे कोई बड़ा वाला रिस्क नहीं है। और साथ में एक और कंसर्न है कि लाइक यार इनका जो ऑपरेशनल बेड्स अभी 1820 ही है, वो बढ़ाओ यार जल्दी से जल्दी। मतलब 2555 टोटल बेड कैपेसिटी है, 1820 आपके बेड्स हैं। आप नेक्स्ट लगभग अगले साल क्वार्टर 1 के अंदर आप 250 बेड गुड़गांव लाइव कर दोगे। आपके जो एक्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है। तो मैं बोल रहा हूँ उसको भले आप थोड़ा डिले कर दो। आपके जो एक्जिस्टिंग बेड्स हैं उनको तो बढ़ा दो ना, बिकॉज़ उनको बढ़ाओगे तो आपकी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? बिकॉज़ जो हेवी डेप्रिसिएशन लेना है शायद इन लोगों ने ले लिया होगा। तो मेरा फैक्टर है, यदि एक्जिस्टिंग ऑपरेशनल बेड्स को बढ़ाएंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी धंधे में ग्रोथ रेट ज्यादा आएगा। हो सकता है इनका ऑक्यूपेंसी थोड़ा गिर जाए। ये लोग भी आई थिंक डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेड्स को ऐड कर रहे होंगे, वो भी इनका फैक्टर है। बट मेरा यार पहले जो एक्जिस्टिंग बेड है उनको बढ़ाओ। आप रैपिड पे रैपिड एक्सपेंशन करते जाओगे तो फिर आपको डेट लेना पड़ेगा या फिर क्यूआईपीसी पैसा रेज करना पड़ेगा, तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा और आपका फिर आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा। नए नए आप यदि कैपेसिटी ऐड करते जाओगे तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ रेट तुम्हें भी ड्राइव हो जाए, बट आपका पैट का ग्रोथ रेट फिर आपको मतलब रेवेन्यू ग्रोथ रेट से कम ही डिलीवर होगा। वो वाला फैक्टर मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। बट एक्जिस्टिंग जो बेड्स हैं 750 725 बेड्स हैं, उनको तो लाइव करो एक बार यार प्लीज। तो ये बात हो गया इनका कंसर्न के पर्सपेक्टिव से, नॉट ए रिस्क एनालिसिस। अब इस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यार देखो करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 8700 करोड़ रुपए के आसपास में। एफआई 26 का रेवेन्यू कितना था, 1200 करोड़ रुपए के आसपास में। तो देखो यार इसका जो क्वार्टर 1 का रेवेन्यू ग्रोथ रेट आया ना 50-52% के आसपास में, और अपकमिंग क्वार्टर के अंदर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये रेवेन्यू ज्यादा ही आएगा, लाइक आपका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का ग्रोथ रेट में भी कितना हो सकता है इनका, वही लगभग कंसिडर कर सकते हैं 50% के आसपास में। थोड़ा कंजर्वेटिव जाना तो 40% भी ले सकते हैं। तो एक रेंज ले लेते हैं 40 से 50% के आसपास में। तो 40% लेते हैं तो इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू बनेगा वही लगभग 1700 करोड़ रुपए का। 50% लेंगे तो 1800 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू बनेगा एफआई 27 का। अब यहाँ पे पहचाता है इबिटा मार्जिन क्या लें। यहाँ पे मैं इबिटा मार्जिन ले रहा हूँ लगभग वही 23 से 24% के आसपास का। तो मैं 23-24% के आसपास इबिटा मार्जिन लेता हूँ तो इनका एब्सोल्यूट इबिटा बनता है वही लगभग 400 से 400 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब 24% के इबिटा मार्जिन के अकॉर्डिंग लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास का आपका एब्सोल्यूट इबिटा बन जाता है। बात करता हूँ इनकी अदर इनकम के पर्सपेक्टिव से, तो इनका यार आपने देखा ना अदर इनकम भी कम हो गया है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, बिकॉज इनका जो कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ था वो कन्वर्ट हुआ है कहीं ना कहीं आपके यू कैन से कैपिटल डिप्लॉयमेंट के रूप में।
तो उनका अदर इनकम वही लगभग 10-20 करोड़ रुपए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप मान सकते हो। और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा इनका, बिकॉज इनका क्वार्टर वन का इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास का, और इनका क्वार्टर फोर का कितना था, लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब क्यून के बेसिस पे आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है, मतलब आपने एक्स्ट्रा कोई डेट और लिया होगा अपने खर्चों को फुलफिल करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करने के लिए, फिर दूसरा कैपेक्स करने के लिए। तो यदि 7 करोड़ रुपए का डेट आया तो मे भी लगभग 30 करोड़ रुपए का डेट इनका बन सकता है एफआई 27 के पर्सपेक्टिव से। तो ओवरऑल इनका जो डेट में भी बढ़ गया होगा, लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास, उससे पार भी जा लिया होगा, राइट। बात करते हैं डिप्रिसिएशन कॉस्ट के बारे में, तो ये आपका क्वार्टरली लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास का डिप्रिसिएशन कॉस्ट जाता है, तो एफआई 27 का एक्सपेक्टेड डिप्रिसिएशन कॉस्ट बनेगा आपका लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास में। यदि इन सबको लाइक जोड़ते घटाते हैं, जो मैंने आपको नंबर बताए हैं, तो आपका एक पीबीटी का नंबर बनता है वही लगभग 280 से 300 करोड़ रुपए के आसपास में। 25% का टैक्स रेट ले लेते हैं तो आपका पैट का नंबर बनेगा लगभग 210 से 220 करोड़ रुपए के आसपास में, मतलब प्लस माइनस 5-10 करोड़ प्लीज कर लेना, ये नंबर्स मैंने यहाँ पे रेंज बाउंड लेने की कोशिश करी है। एग्जैक्ट तो कोई पता ही लगा ही नहीं पाता ना कि अगले साल होने वाला क्या है, मैं यहाँ पे एक रेंज बाउंड नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग ग्रोथ के अकॉर्डिंग, राइट। अब देखो यार, करंटली यदि मैं इसका फॉरवर्ड पीरियड, मतलब फॉरवर्ड पीरियड से यदि कैलकुलेट करना चाहूँ तो 8700 करोड़ रुपीज मार्केट कैप के अंदर यदि पैट अमाउंट का डिवाइड करता हूँ 220 करोड़ रुपए के आसपास का, तो आपका फॉरवर्ड भी बनता है लगभग 40 के आसपास का। अब देखो यार, यदि मतलब आप यदि फॉरवर्ड पे अगर से हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए आप डिसाइड करो, बिकॉज इनका पैट आएगा 220 210 करोड़ रुपए के आसपास का, तो इनका पैट का ग्रोथ रेट वही 25-30% के आसपास होगा, बिकॉज लास्ट ईयर इनका पैट कितना था 172 करोड़ रुपए के आसपास का। तो अब यदि आप कंजर्वेटिवली फॉरवर्ड पे एग्रेसिव कैलकुलेट करना चाहते हो, लाइक मैं हमेशा कंजर्वेटिवली किस वे में जाता हूँ, यदि आपका धंधे का ग्रोथ रेट, टॉप लाइन का ग्रोथ रेट से 50% के आसपास में, पैट के ग्रोथ रेट से 25 से 30% के आसपास में है, तो मैं कंजर्वेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमेशा जो लोअर ग्रोथ आया है, इधर वो सेल्स का हो चाहे प्रॉफिट का हो, उसको लेने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बेसिस पे आप देख लो यार, फॉरवर्ड पी आपका 40 का है, पैट का ग्रोथ रेट आपका वही लगभग 25-30% के आसपास में, तो आपका फॉरवर्ड पैक वही 1.3 1.4 के आसपास का है। यदि आप धंधे के ग्रोथ रेट का डिवाइड करोगे तो आपका फॉरवर्ड पैक रेशियो 0.8 0.9 के आसपास आएगा। बट अगेन एक बार तो उसको थोड़ा इबिट टू बिट्टा वाले कंसेप्ट से भी कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो करंटली इसका मार्केट कैप है 8700 करोड़ रुपए के आसपास का। जो मैंने जिस तरह से देखा इनके नंबर्स, मे बी इनका डेट का अमाउंट हो सकता है लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकता है लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास का। तो इनका एंटरप्राइज वैल्यू बन जाता है आपका लगभग 8800 करोड़ रुपए के आसपास का। इनका इबिट्टा कितना बन रहा था, हमने जो देखा था 400 से 420 करोड़ रुपए के आसपास में, राइट। तो इनके यदि मैं ईबिट टू बिट्टा कैलकुलेट करना चाहूं तो आपका बन रहा है लगभग, यू कैन से यदि मैं 400 करोड़ में 8800 करोड़ रुपए का डिवाइड करता हूं तो वो लगभग आपका बनता है 21-22 के बीच में, लगभग 22 का फिगर आ सकता है, लगभग प्लस माइनस 1 के आसपास देख लेना आप। तो ईबिट टू बिट्टा के पर्सपेक्टिव से अभी मतलब उतना एक्सपेंसिव तो नहीं है, बिकॉज जो बाकी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका ईबिट टू बिट्टा अभी देखो कितना 35 के आसपास है, 36 के आसपास है, मैक्स हॉस्पिटल का तो लगभग 40 से ऊपर है, उनका यूट्यूब तो बहुत ज्यादा है। तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पे काफी फेयर वैल्यूएशन मेरे को लग रहा है यथार्थ हॉस्पिटल का ईबिट बिट्टा वाले केस के अंदर, राइट। करंट मतलब एफआई 27 के नंबर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है, फॉरवर्ड ईबिट बिट्टा के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, बिकॉज हॉस्पिटल वाले बिजनेस के अंदर काफी सारा एक वैल्यूएशन का पार्ट आपका यूट्यूब बिट्टा वाले पर्सपेक्टिव से भी आता है। यदि फॉरवर्ड पैक रेशियो पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका यदि वही लगभग 1.3 1.4 के आसपास आ रहा था, धंधे की ग्रोथ रेट के पर्सपेक्टिव से देखें मतलब तो आपका वही लगभग 0.9 0.8 के आसपास आ रहा था। तो आप देख लो यार, आपको किस तरह से लाइक चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि एफआई 27 के अंदर इनका धंधे का ग्रोथ रेट में भी 40-50% हो जाएगा, बट पैट की ग्रोथ रेट 25-30% के आसपास में होगी। इनका फुल फ्लेजेड जो पैट ग्रोथ आएगा वो आपका क्वार्टर 4 से आना स्टार्ट होगा, मतलब क्वार्टर 4 के अंदर आपका रेवेन्यू का ग्रोथ रेट इक्विवेलेंट भी आपका लगभग पैट का ग्रोथ रेट आ सकता है, बिकॉज क्वार्टर 4 के अंदर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा हुआ था, क्वार्टर 4 के अंदर आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ा हुआ था। समझ गए आप मेरी बात? तो वाला उसके अंदर में भी आपका सपोज रो धंधे की ग्रोथ रेट से 50% के आसपास आता है, तो आपके पैट के ग्रोथ रेट में भी 40-45% के आसपास होने की चांसेस अच्छे खासे हैं। यदि बिटना मार्जिन ग्रो कर गए तो फिर हो सकता है आपका पैट का ग्रोथ रेट 50-55% के आसपास भी आ सकता है। वो वाला फैक्टर यहाँ पे है। तो ये जस्ट यू कैन से होलसेल मैंने इस हॉस्पिटल कंपनी के बारे में यू कैन से पूरा डिटेल के अंदर एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है। डेफिनेटली इसका जब कॉन कॉल होगा तो हम लोग कॉन कॉल को अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि EBITDA मार्जिन के अराउंड मैनेजमेंट यहाँ पे क्या क्लैरिटी दे रहा है। बट अगेन टिल दैट जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक एनालिसिस आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद की एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है कि पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एक अच्छे से यू कैन से एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।